Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about India and Vietnam have elevated their ties to enhanced comprehensive strategic partnership. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो करंट न्यूज़ ये है कि वियतनाम के प्रेसिडेंट ओ लाम इज ऑन स्टेट विजिट टू इंडिया और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। उसके बाद भारत और वियतनाम के बीच में 13 इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट्स साइन हुए। इसके साथ ही भारत और वियतनाम ने अपने बीच के जो रिलेशंस हैं उसको अपग्रेड कर दिया है एंड नाउ इंडिया एंड वियतनाम हैव टेकन देयर relations to the level of enhanced comprehensive strategic partnership. अगर हम हिस्ट्री की थोड़ी बात करें कैसे दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एलिवेट हुए हैं तो हमें पता चलेगा कि साल 2007 में इंडिया एंड वियतनाम साइंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. सो वियतनाम वाज अमंगस्ट द अर्लीस्ट कंट्रीज जिनके साथ भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन की थी. तो साल 2007 में भारत और वियतनाम के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुई. फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपग्रेड किया भारत और वियतनाम ने टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2016 एंड नाउ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज बीन टेकन टू enhanced comprehensive strategic partnership in 2026. तो strategic partnership, comprehensive strategic partnership and enhanced comprehensive strategic partnership इनमें अंतर क्या होता है? देखिए सरल तरीके से अगर देखा जाए तो अंतर बस इतना है कि डीपर एंड डीपर कोऑपरेशन होगा. दो देशों के बीच में बेसिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जाते हैं. पहले दोनों देश एक दूसरे के यहाँ एम्बेसी ओपन करते हैं तो ये सिंबल होता है बेसिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस का. उसके बाद जब दो देश उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा और डीपन करना चाहते हैं, देन दे साइन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंतर्गत द टू कंट्रीज आइडेंटिफाई सर्टेन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जहां पे वो डीपर एंगेजमेंट करना चाहते हैं. स्ट्रैटेजिक का मतलब ही होता है समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट इन लॉन्ग टर्म. Some areas of cooperation that could be pivotal and significant in long term. तो strategic partnership agreement में जब दो देश आते हैं so they identify some areas of cooperation which could be of significance in long term. चाहे वो किसी भी तरीके से significance की बात हो, सिक्योरिटी के सेंस में हो, इकोनॉमिक सेंस में हो, तो पॉलिटिकल सेंस में हो, तो दो देश जब आपस में कुछ एक सर्टेन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को आइडेंटिफाई करके और अपने रिलेशनशिप को डीपन करते हैं तो कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेसिक फॉर्मल कर्टसी है दो देशों के बीच में, उससे थोड़ा डीपर इंटीग्रेशन हुआ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को थोड़ा और ऊपर ले जाया जाए तो फिर दो देश इसको ले जा सकते हैं टू द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जहां पे फोकस will be on deeper and broader relationship in almost all major sectors. Strategic partnership में some areas of cooperation are identified, while comprehensive strategic partnership में almost all major sectors are covered of strategic importance. और फिर उससे भी ज़्यादा deeper cooperation किया जाएगा, then the relationship will be taken to enhanced comprehensive strategic partnership. Enhanced comprehensive strategic partnership में मोर एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होगा विथ टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स. Projects will be completed in faster and time bound manner. So that is the idea behind enhanced comprehensive strategic partnership. तो अभी भारत ने वियतनाम के साथ अपनी पार्टनरशिप को एलिवेट किया है टू द लेवल ऑफ एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. अब वियतनाम आपको पता है एक साउथ ईस्ट एशियन देश है और इस कारण से प्रधानमंत्री जी ने इस एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने के बाद कहा है कि दिस एग्रीमेंट इज गोइंग टू बी पाइवोटल इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी सक्सेस. ये जो रिसेंटली 13 अलग अलग एग्रीमेंट साइन हुए हैं इन ऑर्डर टू एलिवेट इंडिया वियतनाम रिलेशंस टू
एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स को देखते हैं। तो इकोनॉमिक एरियाज में कोऑपरेशन के लिए दोनों देशों ने अग्री किया है कि बायलैटरल ट्रेड को $25 बिलियन तक लेकर के जाएंगे बाय 2030। करेंटली इट इज समवेयर क्लोज टू $16 बिलियन। भारत ने साथ ही साथ लाइन ऑफ क्रेडिट स्टैब्लिश किए हैं फॉर वियतनाम टू बाय डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब कुछ एक सर्टेन अमाउंट एलोकेट कर दिया जाता है, सपोज $500 मिलियन। भारत ने एक फंड बना दिया। अब उनमें से जितनी जरूरत होगी, $50 मिलियन की जरूरत हुई फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत से खरीदने के लिए, तो $50 मिलियन लेकर के वियतनाम उससे डिफेंस परचेजेस करेगा। जितना पैसा वियतनाम निकालता जाएगा उतने पैसा उसके ऊपर लोन की तरह होता जाएगा। जैसे अभी भारत ने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट स्टैब्लिश किया, ये वियतनाम के लिए अगर मान लीजिए, तो अभी वियतनाम के ऊपर लोन एक भी रुपया नहीं है या एक भी डॉलर नहीं है। जितना पैसा वो निकालता जाएगा, $50 मिलियन निकाला फॉर डिफेंस परचेजेज या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो उतना अमाउंट जो है वियतनाम के ऊपर लोन की तरह काउंट होगा। साथ ही साथ दोनों देशों के जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम हैव अग्रीड टू इंटीग्रेट देयर डिजिटल पेमेंट्स। वियतनाम हैज नाउ ज्वाइंड इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव भारत की एक इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ब्रेन चाइल्ड है। 2019 में शुरुआत किया गया इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, जिसका मेन लक्ष्य है इंश्योर कराना कि इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, इस एरिया में रूल बेस्ड ऑर्डर फॉलो हो। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव लक्ष्य है इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर फॉलो हो। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, इट हैज बीन क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ कर्बिंग चाइनाज अग्रेशन इन साउथ चाइना सी। आपको पता है कि यहाँ पे है साउथ चाइना सी, विच इज अ काइंड ऑफ लिंकिंग पिन बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ऑल इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस रीजन पास थ्रू साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में चाइना ने अनड्यू तरीके से अपना लगभग 90% एरिया पे क्लेम जमाया हुआ है बाय डिमार्केटिंग एन आर्बिट्ररी 9 डैश लाइन। वहां पे जाकर के लाइन मैप के ऊपर, मैरीटाइम मैप के ऊपर उसने लाइन खींच दी है 9, इस तरह के 9 डैशेस खींच करके बोला ये एरिया हमारा है। और उसके लिए कुछ पुराना, 1000 साल पुराना कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पे देता है कि देखिए उस टाइम में हमारी नेवल बेसेस यहाँ हुआ करती थी। तो इसके बेसिस पे 90% एरिया के ऊपर अनड्यू आर्बिट्ररी क्लेम जमा रहा है चाइना इन द साउथ चाइना सी। और उसी अग्रेशन को कर्व करने के लिए भारत ने ये लॉन्च किया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। इसमें सीधा सीधा चाइना का मेंशन नहीं है, बट इट टॉक्स अबाउट रूल बेस्ड ऑर्डर, तो इनडायरेक्टली इट इज कंसिडर्ड एज एन इनिशिएटिव बाय इंडिया टू कर्ब चाइनाज आर्बिट्ररी अप्रोच इन साउथ चाइना सी। तो अब इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में वियतनाम ने भी ज्वाइन कर लिया है। साथ ही साथ दोनों देशों ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ कंट्रीज इन ओशनिक एरियाज, दैट मस्ट बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी। तो इनडायरेक्टली अगेन चाइना का रेफरेंस है। तो ये जो भारत और वियतनाम ने अपने रिलेशनशिप को एनहांस किया है, और उसमें मेनली जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को ज्वाइन किया वियतनाम ने, प्लस यूएनसीएलओस को रीइटरेट किया गया है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए। दीज आर इनडायरेक्टली क्वेश्चनिंग चाइनाज अग्रेशन इन साउथ चाइना सी। तो ये इसी को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें लॉन्ग टर्म और इम्प्लिसिट छुपे हुए लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की जाती है। लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट आइडियाज। हम नहीं चाहते कि चाइना का फुटप्रिंट साउथ चाइना सी में बहुत मजबूत हो, क्योंकि जब चाइना का फुटप्रिंट यहाँ बहुत मजबूत हो जाएगा, देन चाइना विल apply the same approach in Indian Ocean, and then China will try to strengthen its presence in this Andaman Sea area, Bay of Bengal area. So we don't want China to stabilize here itself, and that is why we are partnering with countries in the Southeast Asia. उसी Southeast Asian country में एक है वियतनाम, and we India along with the Southeast Asian countries will question China's presence in South China Sea itself. We will not allow it to stabilize there itself so that China moves forward. तो ये होती है strategic अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म
इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म गोल्स जो सीधा सीधा दिखे नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन गोल्स को हासिल करने के लिए जब हम पार्टनरशिप इनहांस करते हैं तो उनको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हंता वायरस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेगमेंट। देखिए, हंता वायरस बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ वायरसेस। इसका नाम हंता परा है आफ्टर हंतन रिवर ऑफ साउथ कोरिया। हंता वायरस इज अ जूनोटिक डिजीज, मतलब जानवरों से इंसान में आता है। जूनोटिक में भी जो रोडेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के रैट्स, माउस या स्क्विरल्स, वो हंता वायरस के लिए होस्ट का काम करते हैं और उनके यूरिन से, फीकल कंटेंट से या सलाइवा से हंता वायरस इंसानों में आ सकता है। तो द यूरिन, fecal content and saliva of infected rodents are the main source behind transmission of hanta virus from these rodents to human। बहुत बार क्या होता है कि इनके फीकल कंटेंट या सलाइवा जो ये लोग रिलीज करते हैं, उसके ड्रॉपलेट्स थोड़े से एटमॉस्फेयर में हमारे अराउंड हवा में मिक्स हो जाते हैं और फिर ब्रीदिंग के थ्रू भी हंता वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। बट हंता वायरस इन्फेक्शन में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इट इज in generally hanta virus does not spread from human to human, it only spreads from rodents to humans but not from human to human। और हंता वायरस के जो फीचर्स हैं वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग होते हैं। कहीं पे सीवियरिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। एंड ईच रीजन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रोडेंट होस्ट। कहीं पे स्क्विरल्स जो हैं वो होस्ट का काम करते हैं, कहीं किसी जगह पे रैट्स जो हैं वो हंता वायरस होस्ट की तरह काम करते हैं। हंता वायरस को अगर हम कोरोना वायरस से कंपेयर करें तो दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि बोथ आर जूनोटिक, यानी कि दोनों ही जानवरों से इंसान में ट्रांसफर होते हैं। बट हंता वायरस जो है, एक बार जब किसी इंसान को इन्फेक्ट करता है तो फिर वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है इन जनरल। So it rarely transmits from one person to another, but coronavirus it jumped from bats to human, तो zoonotic था, and then it spread quickly from humans to humans। तो हंता वायरस का स्प्रेड जो है वो रिलेटिवली स्लो है क्योंकि वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता है। बट प्रॉब्लम क्या है हंता वायरस से रिलेटेड कि इट्स फैटेलिटी इज हाई इन कंपैरिजन विद कोरोना वायरस। कोरोना वायरस स्प्रेड एट मच फास्टर रेट, बट उसमें एक अच्छी बात ये थी कि फैटेलिटी रेट वाज लो इन कंपैरिजन विद हंता वायरस। हंता वायरस के कुछ केसेस भारत में भी पहले मिले हैं, जैसे अर्ली 2000 में तमिलनाडु के अंदर इरुला ट्राइब, जो वहाँ पे स्नेक कैचर ट्राइब्स भी कहे जाते हैं, स्नेक एंड रैट कैचर ट्राइब्स हैं, इरुला ट्राइब ऑफ तमिलनाडु, उनके अंदर हंता वायरस इन्फेक्शन के केसेस मिले थे भारत में। इन हंता वायरस चूंकि बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता नहीं है, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता नहीं, इसलिए ये बहुत लार्ज स्केल में नहीं देखने को मिलता है। बट प्रॉब्लम जैसा मैंने आपको बताया, इसकी प्रॉब्लम ये है कि फर्टिलिटी रेट इज हाइयर। अब करेंटली हंता वायरस न्यूज में क्यों है? वो इसलिए क्योंकि एक क्रूज शिप एमवी हॉन्डियस चला अर्जेंटीना से स्पेन के तरफ। उस क्रूज शिप पे लगभग 150 लोग थे, पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स को मिलाकर के। बीच रास्ते में ही पता चला कि उन क्रूज में से कुछ लोग सीरियस तरीके से बीमार पड़ रहे हैं। फिर उनमें से 3 लोगों की डेथ भी हो गई। फिर और इन्वेस्टिगेशन करके पता चला कि इस क्रूज शिप पे उन कुछ लोगों को हंता वायरस इन्फेक्शन हुआ है। टोटल 7 लोग जो हैं सस्पेक्टेड हैं, 3 की तो डेथ हो चुकी है, एक सीरियसली इल है, बाकी 3 लोग माइनर तरीके से इल हैं। तो 7 लोग तो क्लियरली सस्पेक्टेड हैं हंता वायरस के, 3 की तो डेथ भी हो गई। अब इस कारण से इस शिप को ला करके यहाँ केप वर्डे के आसपास वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में रोक दिया गया है। जो 3 इन्फेक्टेड लोग हैं जिनके अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनको लेकर के नीदरलैंड्स में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसी कारण से हंता वायरस को लेकर के बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया भर में बातचीत हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस शिप, क्रूज शिप एमवी हॉन्डियस।
उस कॉन्टेक्स्ट में WHO ने क्लैरिफाई किया कि चिंता की कोई बात नहीं है, हंता वायरस does not spread so quickly from human to human, and that is why overall public health risk of hanta virus remains low. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 12 chip plants under India semiconductor mission phase 1. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, सेमीकंडक्टर मिशन भारत सरकार साल 2021 में लेकर के आई 2021 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इट इज पार्ट ऑफ ओवरऑल आत्मनिर्भर भारत अभियान इनिशिएटिव. इसके अंतर्गत भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहता है. सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम. सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम में 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसी के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, चिप मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी. तो अलग अलग चिप प्लांट्स, सेमीकंडक्टर चिप प्लांट्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं अंडर सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, विच इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन. उसके अलावा डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें चिप की डिजाइनिंग करने के लिए, देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक बात होती है, लेकिन उसकी डिजाइनिंग कि क्या इस तरह का सर्किट होना चाहिए, उस डिजाइनिंग को करने के लिए भारत के अंदर स्टार्टअप्स को इंकरेज किया जाएगा अंडर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. तीसरा कंपोनेंट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इज टू एंगेज इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ग्लोबल मेजर प्लेयर्स लाइक यूएस, जापान, ताइवान एंड यूरोपियन यूनियन नेशंस टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. इन देशों में ऑलरेडी चिप मैन्युफैक्चरिंग काफी लार्ज स्केल पे होता है. दीज कंट्रीज आर लीडर्स. तो यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे TSMC एंड ऑल, इनको एनवीडिया एंड ऑल, इनको इनवाइट किया जाए कि वो भारत में इन्वेस्ट करें और चिप मैन्युफैक्चरिंग की इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करें. सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो दे आर कंसिडर्ड एज हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल्स. मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स का काफी बल्क तरीके से आजकल इस्तेमाल होता है. अब करंट न्यूज ये है कि अंडर द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम of India Semiconductor Mission, Government of India has given approval of creation of 2 more semiconductor plants. इसके साथ ही now under India Semiconductor Mission Phase 1, total 12 semiconductor plants will be created. 10 ऑलरेडी अनाउंस किए जा चुके थे भारत सरकार द्वारा, अब 2 और नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स बनाए जाएंगे. तो टोटल ये 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्स अब भारत में आएंगे. इसमें से एक जो महत्वपूर्ण, आपको याद ही है, पता ही है, सेमीकंडक्टर प्लांट आ रहा है असम में नियर जागी रोड, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट. इट विल बी ब्रॉट बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली यूनिट. तो अपार्ट फ्रॉम 10 पहले से थे, 2 और नए अनाउंस किए गए, तो टोटल अब 12 सेमीकंडक्टर प्लांट जो हैं वो सेमीकॉन इंडिया मिशन के अंतर्गत लाए जाएंगे अंडर सेमीकंडक्टर मिशन फेज 1. फिर फेज 2 में और सेमीकंडक्टर प्लांट्स लाए जाएंगे बाद में. साथ ही साथ अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने यह भी अनाउंस किया है कि there will be India's first display fabrication facility also. So apart from chip manufacturing, India is looking forward for display fabrication as well. तो अब डिस्प्ले फैब्रिकेशन फैसिलिटी भी भारत में बनाई जाएगी. It will be India's first display fabrication facility. It will be established in Telangana by Elest, which is a subsidiary of Rajesh Export Company. 24,000 करोड़ रुपए के खर्च से ये डिस्प्ले फैब्रिकेशन फैसिलिटी बनाई जाएगी तेलंगाना में. एंड इट विल बी पार्ट ऑफ ओवरऑल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन. तो अब आप कह सकते हैं कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत 12 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे प्लस एक डिस्प्ले फैब्रिकेशन फैसिलिटी आ रहा है तेलंगाना में. इस डिस्प्ले फैब्रिकेशन फैसिलिटी में जनरेशन 6 के MOLED डिस्प्लेज बनाए जाएंगे विच विल बी यूज्ड फॉर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर्स आर हार्ट एंड ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स. तो आपको एक्सप्लेन करना होगा सेमीकंडक्टर की सिग्निफिकेंस. इन दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जामिन सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फॉर टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ.
तो थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, फिर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बताया। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के 3 कंपोनेंट बता सकते हैं, सेमीकॉन इंडिया, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फिर उसके अंतर्गत आप बता सकते हैं कि 12 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए गए, फैब्रिकेशन यूनिट लाया जा रहा है, मतलब 12 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे, सेमी फैब्रिकेशन यूनिट लाया जा रहा है। एंड देन फिर आप जो है 2 मेन एरिया में अपने आंसर को डिवाइड करेंगे। टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी में कैसे हेल्प करेगा, उस पे बात करेंगे। तो दूसरे देशों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर, डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर चिप्स। इकोनॉमिक ग्रोथ, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा, सो एक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर का काम करेगा सेमीकंडक्टर चिप। तो 2 अलग अलग हेडिंग फिर बनाएंगे, टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी से रिलेटेड 2-3 पॉइंट लिख देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड 2-3 पॉइंट लिख देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट येशटूगो इंजेक्शन। येशटूगो इंजेक्शन, इस पर्सपेक्टिव से नाम बस याद रखिए, येशटूगो इंजेक्शन एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की है, उसके द्वारा अप्रूव्ड पहला एचआईवी प्रिवेंशन इंजेक्शन है। साल में 2 बार लेना होगा। इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है उसका नाम है लेना कैपावीर। तो अमेरिका के अंदर ये येशटूगो नाम की, येशटूगो ब्रांड की वैक्सीन आई है जिसको डेवलप किया है जिलेड साइंस ने। ये एचआईवी प्रिवेंशन वैक्सीन है। इतना बस आपको याद रखना है, इसको साल में 2 बार लेना पड़ता है। अप्रूव्ड फॉर एडल्ट्स एज वेल एज एडोलेसेंट्स वेइंग एटलीस्ट 35 किलोग्राम। टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Following statements regarding power of governor in India, the governor can remove chief minister at any time without assigning any reason. This statement is wrong. If the chief minister loses majority support in the legislative assembly and refuses to resign, the governor may dismiss the chief minister. That statement is correct. नेवी फ्रिगेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट 17 में शिवालिक फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट सही है। ये बनाकर के कमीशन हो गया 2010 से 12 के बीच में। 17A में नीलगिरी क्लास फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं, 75% इंडिजिनस कंटेंट है, ये भी सही है। प्रोजेक्ट 17B कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड फ्रिगेट्स, ये गलत हो गया। न्यूक्लियर पावर्ड फ्रिगेट्स नहीं है, वो एडवांस्ड फ्रिगेट्स हैं, ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइल को सपोर्ट करेंगे, बट न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट इज बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन एंड इकोसाइड मीन्स लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। उद्गम पोर्टल स्टैंड्स फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट, दैट इज ट्रू, launched by RBI and helps to trace unclaimed deposit and inactive bank account. All the 3 statements are correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.